गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव ज्वाइंट हो जाओ। जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे आपके स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, तो वो जो है वो अगला पार्ट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलो फटाफट सब लोगों ने लाइव ज्वाइंट हो जाना है। गुड मॉर्निंग प्रणीत, मीत, चेतन, भक्ति, मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सार्थक, हरीश, भूमि, वेदांत, ऋतुजा। चलो सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हम। और आज आपकी जो यूकैरियोटिक सेल हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उस सेल के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे आज हम। ओके, कौन सा पार्ट है, क्या है, वो समझ में आएगा, डोंट वरी। वेरी गुड मॉर्निंग कांचन। चलो सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ फटाफट। यस, ठीक है। चलो जब तक बाकी के लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं, वी विल स्टार्ट विद दिस। एज आई टोल्ड यू, यूकैरियोटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं हम सब लोग। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आपके, उसके बाद आपने देखा था शायद साइटोप्लाज्म। ओके, सेल वॉल को हमने डिस्कस किया था। ओके, राइबोसोम्स, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। ओके, देन यू कैन से माइक्रो बॉडीज का कंसेप्ट था, पेरोक्सिसोम्स थे, स्पेरोसोम्स, वैक्यूल, राइबोसोम, नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव डिस्कस। ओके, सो आज का जो लेक्चर है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट in the structure of eukaryotic cell and the name of the part is nucleus। किस पार्ट को डिस्कवर करने वाले हैं, सॉरी डिस्कस करने वाले हैं? न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में, ये जो न्यूक्लियस है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन समथिंग अराउंड इन 1831। ओके, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूं रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट है, जिसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एज अ कांस्टेंट फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कांस्टेंट मतलब वहां पे वो परमानेंटली प्रेजेंट होता है। और उसको सबसे पहली बार डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। एंड द पॉइंट इज, दिस न्यूक्लियस इज एक्चुअली अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ योर सेल। ये जो न्यूक्लियस है, ये आपके सेल का क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर है, बॉस है, ऐसा बोल सकते हैं। आपके सेल के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। ये सारे के सारे किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो दैट दिस न्यूक्लियस इज गोइंग टू कंटेन योर जेनेटिक मटेरियल, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अभी ये सारे कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं कि ये क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जेनेटिक मटेरियल ऐसा एक मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफर करता है। तो उस चीज को मैं बोलूंगा जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में होता है? जनरली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। एंड दिस इज देयर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो है, ये कहां पे प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सिंपल। ओके, अभी इस न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको डिस्कस करनी है। मैं बोल रहा हूं इस न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूक्लियस के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन एनी सेल। न्यूक्लियस के किसके बारे में बात करेंगे? नंबर के बारे में।
जनरली वन सेल, सिंगल सेल हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। ओके, जनरली एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। बट अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप एंड फंक्शन द नंबर में चेंज। सेल के टाइप के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का नंबर है वो चेंज हो सकता है। मान लो कि सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर सिर्फ कितना न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। ऐसे सेल को क्या बोलना है आपको? मोनोन्यूक्लिएटेड। ये जो वर्ड है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये जो वर्ड्स है, वापस बोल रहा हूं, बायोलॉजी जो है इट्स प्योरली अ गेम ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के मीनिंग आपको अगर पता है, द सब्जेक्ट इज वेरी इजी। ओके, तो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक ही न्यूक्लियस है, तो आगे लिखा है न्यूक्लिएटेड। एंड आई कैन पुट आउट एन एग्जांपल ऑफ दिस, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर इसके एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ कौन से सेल्स? आपके प्लांट सेल्स। और कौन से सेल्स की बात कर रहा हूं? एनिमल सेल्स की। तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? आपके मोनोन्यूक्लिएटेड सेल के कैटेगरी में आते हैं। बट देयर आर सम सेल्स विच मे कंटेन टू न्यूक्लियाई। सिंगुलर वर्ड इज न्यूक्लियस। एक ही होगा तो क्या बोलना है? न्यूक्लियस बोलना है। ओके, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? न्यूक्लियाई। ओके, तो ये प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए। तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, एक ही सेल है लेकिन उसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अगर ऐसा होगा तो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बाई न्यूक्लिएटेड सेल। इस तरह के सेल को क्या बोलेंगे आप? बाई न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। और अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट पैरामेशियम। पैरामेशियम के बारे में हमको पता है, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक साइज में छोटा होता है, एक साइज में बड़ा होता है। ओके, तो जो छोटा न्यूक्लियस है उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। साइज में जो बड़ा है उसको बोला जाता है मेगा न्यूक्लियस। तो ये दो वर्ड भी आपको याद रखने हैं। कोई चीज अगर छोटी है तो उसको माइक्रो बोल सकते हैं, साइज में अगर बड़ी है मेगा, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं विच कंटेन मोर देन टू न्यूक्लियाई। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। अगर न्यूक्लियस का नंबर ओके दो से ज्यादा होगा, सो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल, और दे कैन बी ऑल्सो कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। उनको आप या तो पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल बोल सकते हो या फिर किस टाइप का सेल बोल सकते हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके बॉडी में एक मसल होती है जिसका नाम है स्ट्राइटेड मसल। यहां पे मसल जो होते हैं आपके बोन्स के ऊपर, तो कौन से टाइप का मसल बोल रहा हूं मैं? स्ट्राइटेड मसल। ये स्ट्राइटेड मसल को अगर आप देखते हो रफली, ओके, तो मसल फाइबर जो है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। रफली यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यहां पे भी है, यहां पे भी है। देखो इतने सारे न्यूक्लियस है इसके अंदर, दो से ज्यादा हमको दिख रहे हैं। सो आई कैन से दिस इज योर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ये जो सेल आपके सामने आपको दिख रही है, ये किस तरह की सेल है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। नाउ द पॉइंट इज, इफ दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल किसमें प्रेजेंट है? एनिमल्स में प्रेजेंट है, इट विल बी नोन एज सिनसाइटिकल सेल। ऐसे सेल को क्या बोलना है आपको? सिनसाइटिकल सेल, ऐसा बोलना है। अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल किसके इसमें प्रेजेंट है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हमको बोलना है सीनोसाइट। दोनों वर्ड्स याद रखने हैं हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ एनिमल? आपका आंसर क्या होगा? सिनसाइटिकल सेल। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेम गिवन टू द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ व्हाट? प्लांट। एट दैट टाइम आपका आंसर क्या होगा? सीनोसाइट। और ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन एनी सेल। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मैं बोल रहा हूं जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अगर सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा तो मोनोन्यूक्लिएट,
दो होंगे तो बाई न्यूक्लिएट, दो से ज्यादा होंगे तो पॉली न्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। पॉली का मतलब होता है मेनी, बाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो इज सिंगल, बाई इज टू, पॉली या मल्टी इज मेनी। ओके, तो ये था आपका पहला कंसेप्ट। अभी नंबर को डिस्कस करने के बाद ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड योर सेल। ओके, आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस की क्या डिस्कस करेंगे? पोजीशन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, देख लेते हैं क्या है ये, जस्ट अ मिनट। यस, तो मैं बोल रहा हूं अभी आपको न्यूक्लियस के किसके बारे में डिस्कस करना है? पोजीशन के बारे में। तो जनरली न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां पे होगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूक्लियस जो है वो आपको कहां पे मिलेगा? सेल के सेंटर में। लेकिन इट्स पोजीशन में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो पोजीशन है ये टाइम टू टाइम क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक फेज ऑफ द सेल। आपकी सेल कौन से मेटाबॉलिक फेज में है, एग्जैक्टली सेल में क्या चल रहा है, उस हिसाब से इस न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो बदल सकती है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं। जैसे कि मान लो देयर आर द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बर्थ के पहले है। मतलब आपको पता होगा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग जब फ्यूज हो जाते हैं जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट फिर डिवाइड होता है, सेल्स का नंबर बढ़ेगा और फिर एक सेल का मास बनेगा जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के सेल्स को अगर मैं देखता हूं तो जनरली न्यूक्लियस इज इन द सेंट्रल पोजीशन। न्यूक्लियस जो है वो कौन से पोजीशन पे है? सेंट्रल पोजीशन पे, सेंटर में होता है। ओके, आपके बॉडी में देयर आर सम सेल्स विच आर कॉलुमनार। कॉलुमनार मींस द सेल्स आर समथिंग लाइक दिस। जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, इस शेप के। तो इन सेल्स का न्यूक्लियस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कॉलुमनार सेल्स की बात कर रहा हूं, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज बेसल पोजीशन। न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो सेल के बेस की तरफ है, टुवर्ड्स द बेस, नीचे की तरफ है। ओके, अगर आप आपके बॉडी में फैट सेल को ऑब्जर्व करते हो, आपने एडिपोज टिश्यू के बारे में सुना होगा, तो ये एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या मिलते हैं आपको? फैट सेल्स। तो ये फैट सेल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, ये सेल है आपकी। ओके, यहां पे ये है आपका फैट का ड्रॉपलेट और ये है आपका न्यूक्लियस। सो यहां पे मैं कहूंगा न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। पेरीफेरी इस वर्ड का मतलब है कॉर्नर में। ओके, सेंटर में नहीं दिख रहा है न्यूक्लियस, अभी वो कहां पे शिफ्ट हो गया है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द सेल, कॉर्नर ऑफ द सेल, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फैट ड्रॉपलेट। अंदर जो फैट का ड्रॉपलेट है उसकी वजह से वो न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो गया है। प्लांट सेल को आपने बताया, प्लांट सेल हमने पढ़ी थी। ओके, वापस यहां पे शो कर देता हूं, सिंपल है। ये अगर आपकी प्लांट सेल है तो आपने कहा था कि इस प्लांट के सेल के सेंटर में आपका वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल। सो इन दिस केस आल्सो द न्यूक्लियस माइट बी ऑब्जर्व टुवर्ड्स द पेरीफेरी। न्यूक्लियस आपको कहां पे दिख सकता है? पेरीफेरल साइड में। तो जनरली पोजीशन के बारे में ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जनरल पोजीशन कौन सा है? सेंट्रल, सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल्स के सेंटर में ही होता है। लेकिन अगर कॉलुमनार सेल है तो न्यूक्लियस कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? बेसल पोजीशन। अगर वो आपकी फैट सेल है तो फैट सेल में फैट ड्रॉपलेट की वजह से कहां पे चला गया है? पेरीफेरल साइड में शिफ्ट हो गया है। आपके प्लांट सेल में सेंटर में कौन है? वैक्यूल है सबसे बड़ा। तो वैक्यूल की वजह से वापस न्यूक्लियस हमको कहां पे दिख सकता है? पेरीफेरल पोजीशन में दिख सकता है। ओके, तो ये था आपके न्यूक्लियस के किसके बारे में? पोजीशन के बारे में। ओके, पोजीशन को डिस्कस करने के बाद ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस का क्या डिस्कस करेंगे? शेप क्या होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सेल। आपका जो न्यूक्लियस का शेप है वो सेल के शेप से रिलेटेड होता है, ये ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं।
Suppose I have got this type of cell. Now this cell is cuboidal, क्यूब शेप का सेल है, इसलिए ये मैंने बोला किस तरह का सेल है ये आपका क्यूबॉइडल. सो हियर द न्यूक्लियस इज स्पेरिकल इन शेप. आपका न्यूक्लियस कौन से शेप का दिख रहा है? स्पेरिकल है, राउंडेड शेप का है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे एक सेल ड्रॉ किया था, आपने देखा होगा शायद, कॉलमनार. यहां पे लिखता हूं नीचे, इफ इट इज अ विच टाइप ऑफ सेल? कॉलमनार सेल. मैंने न्यूक्लियस को इस तरह शो किया था, ये देखो ऐसा न्यूक्लियस आपको दिखेगा. ओके, सो माय पॉइंट इज इन दिस केस द न्यूक्लियस इज ओवल इन शेप. कॉलमनार सेल्स में न्यूक्लियस का शेप जो है वो कैसा दिख रहा है आपको? ओवल दिख रहा है. सिंपल. ओके, अगर आप आपके WBCs को ऑब्जर्व करेंगे, WBCs का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स. ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है. तो WBCs में नंबर ऑफ शेप्स यू कैन ऑब्जर्व. कुछ WBCs ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस इज समथिंग लाइक दिस. आपका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखता है. इसको बोला जाता है बाइलोब न्यूक्लियस. ये किस तरह का न्यूक्लियस है? बाइलोब है. ओके, कुछ WBCs आपको दिखेंगे वेयर न्यूक्लियस इज लाइक दिस. यहां पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है कौन से शेप का? यस शेप का. देयर आर सम WBCs वेयर न्यूक्लियस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज मल्टीलोब न्यूक्लियस. ये किस तरह का न्यूक्लियस हो गया है? मल्टीलोब न्यूक्लियस है. ओके, देन कुछ WBCs के अंदर न्यूक्लियस लुक्स लाइक किडनी शेप. न्यूक्लियस किडनी शेप का भी दिख सकता है. ओके, तो देखो वैरायटी ऑफ शेप्स. क्यूबॉइडल में स्पेरिकल है, कॉलमनार में वो कैसा है? ओवल शेप का है. WBCs के अंदर वो बाइलोब हो सकता है, यस शेप हो सकता है, मल्टीलोब हो सकता है, किडनी शेप का भी हो सकता है. ओके, देयर इज वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वर्टिसेला. ये मोस्टली ओशंस में पाया जाता है, सिर्फ नाम याद रखना है. इस वर्टिसेला को अगर आप देखते हो, इट हैज अ सी शेप न्यूक्लियस. उसमें न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखेगा आपको. कौन से शेप का दिख रहा है ये? सी शेप का. तो ये हो गया आपके न्यूक्लियस के किसके बारे में? शेप के बारे में. एकदम सिंपल सा लॉजिक है. ओके, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सेल. ये सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, चलो और एक पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट पॉइंट इज रिगार्डिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियस. नंबर हमने डिस्कस कर लिया, पोजीशन क्या है वो हमने डिस्कस कर ली, शेप के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? साइज. न्यूक्लियस की जो साइज होती है, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. न्यूक्लियस का जो साइज है, छोटा होगा या बड़ा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 3 फैक्टर्स के ऊपर. उसमें सबसे पहला फैक्टर होगा वॉल्यूम ऑफ सेल. सेल का वॉल्यूम कितना है? साइज सेल की क्या है? सिंपल सा लॉजिक है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये आपकी सेल है और ये न्यूक्लियस है, मतलब सेल में जितनी भी जगह है वो सब न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर ली है. नॉट पॉसिबल. या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये इतनी बड़ी सेल है और यहां पे एक छोटा सा डॉट मैं आपको दिखा दूंगा. ओके, ये डॉट न्यूक्लियस है. इतना छोटा भी नहीं हो सकता. ये प्रॉपर प्रपोर्शन में होता है. तो मैं बोल रहा हूं जनरली द शेप साइज ऑफ द न्यूक्लियस सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ सेल. दूसरा फैक्टर होगा अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल. सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट कितना है? जितना डीएनए ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी. इतना सिंपल सा लॉजिक है. जितने डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियस का साइज जो है वो बड़ा होगा. डीएनए की क्वांटिटी कम होगी, न्यूक्लियस की साइज भी छोटी होगी. एंड फाइनली द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल. तीसरा फैक्टर जो है वो आपके सेल की क्या है? मेटाबॉलिक स्टेट. मतलब सेल अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसमें बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं एट एवरी मोमेंट, तो न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी. और अगर उस सेल के अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है तो न्यूक्लियस की साइज जो है वो छोटी हो सकती है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके न्यूक्लियस के साइज को डिटरमाइन करेंगे. और ये हो गया आपके न्यूक्लियस का सिर्फ इंट्रोडक्शन. अभी हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगाया. स्ट्रक्चर को भी हमको देखना है डिटेल में. ओके, तो ये भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, लेकिन सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं.
ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, ओके, इसको मैं रिवाइज करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ये कि न्यूक्लियस जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 एंड दिस न्यूक्लियस इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। आपके सेल का बॉस है ये, आपके सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, जेनेटिक मटेरियल। कौन से फॉर्म में मिलेगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस का नंबर। जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। मोनोन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा तो मोनोन्यूक्लिएटेड, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल इस टाइप के होते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड सेल, दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं, एग्जांपल दिया पैरामेशियम। दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। एग्जांपल आपने दिया कौन सा आपका, मोर देन स्ट्राइटेड मसल फाइबर, ओके। अगर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहां पे है, एनिमल के बॉडी में, तो इसको बोलना है सिनसाइटिकल सेल। और अगर ये प्लांट में है तो उसको क्या बोलना है, सीनोसाइट, ऐसा बोलना है, ओके। पोजीशन के बारे में बात किया, मोस्टली कौन से पोजीशन पे होता है, सेंट्रल। लेकिन ये सेल के मेटाबॉलिक फेज के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि एम्ब्रियोनिक सेल्स में वो सेंटर में है, कॉलमनार सेल्स में बेसल होता है, फैट सेल में पेरिफेरल है, प्लांट सेल में भी वैक्यूल की वजह से पेरिफेरल है, ओके। उसके बाद जो शेप है, तो शेप जो है इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सेल और रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सेल। जैसे क्यूबॉइडल में वो स्पेरिकल है, कॉलमनार में वो ओवल है, डब्ल्यूबीसीज में मैंने वैरायटी ऑफ शेप्स आपको बताए, मल्टी लोब, बाइलोब, यस शेप, किडनी शेप, ये सब कुछ पॉसिबल है। वोल्टीसेला नाम का ऑर्गेनिज्म है जहां पे वो सी शेप का होता है, ओके। एंड फाइनली हमने बात किया किसके बारे में, साइज के बारे में। तो साइज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों के ऊपर। सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ सेल, दूसरा पॉइंट अमाउंट ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द सेल, एंड द लास्ट पॉइंट इज द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। और ये हो गया आपके न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन। यहां तक अगर कोई डाउट होगा तो आपको बताना है, ओके। अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई डालना है। चलो फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि यहां तक आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालना है। चलो बाकी के लोग भी बता दो फटाफट। चलो फटाफट फटाफट बताना है चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। यस क्या बात है, चलो वेरी गुड। अगर कुछ डाउट्स भी हैं तो नोट डाउन करके रखो, लेक्चर के एंड में भी मैं पूछूंगा, तब आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है, ओके, कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वन बाय वन जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले एक अच्छी चीज आपको दिखाने वाला हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये है आपके सामने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। चलो ये देखो, ये जो यहां पे आपको पर्पल कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये देख लो, ये ऑब्जर्व करना है सब लोगों को। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है, ओके। कुछ 3D मॉडल्स है हमारे पास, इन मॉडल्स की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस में देखो, यहां पे ये चीज यहां पे आपको दिख रही है। सो दिस इज द गोल्गी एपरेटस। यहां पे जो पोर्शन आपको दिख रहा है,
थोड़ा सा इसको मैं जूम करके बताने वाला हूं आपको। ये देखो यहां पे, ये जो स्ट्रक्चर आपने यहां पे देखा है, ये है आपका गोल्गी एपरेटस। ओके, ये 2 नंबर का जो पार्ट है, ये है आपका न्यूक्लियस। ये पर्पल कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ओके, उसके बाद यहां पे जब आते हैं हम 3 नंबर के पोर्शन पे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं इसको भी। ये देखो, ये जो अभी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये पूरा वाला, ओके, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है, ये क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिंपल, ये ऊपर का जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज यूर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो आप इसको सब साइड से देख सकते हो। ये देखो, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने आपको पढ़ाया था। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखो, ये सरफेस के ऊपर आपको कुछ डॉट्स, पर्पल कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। एक्चुअली दीज डॉट्स आर यूर राइबोसोम्स। इसको और जूम कर सकते हैं हम। ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस आपके सामने है। ओके, और मुझे लगता है कि डॉट्स अभी आपको बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ऊपर आपको ये जो डॉट दिख रहा है पर्पल कलर के, ओके, दीज आर नथिंग बट द राइबोसोम्स। ये आपके राइबोसोम्स हैं। ओके, फिर एक और पार्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, ओके, यहां पे देखो नंबर 4, ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। ओके, वापस यहां पे शो करता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट। ये देखो, यहां पे आपको दिखेगा। ओके, ये जो पोर्शन है यहां पे दिख रहा है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे मैंने कल आपको, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक डेंस एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो बताया था मैंने। तो वो जो है वो क्या है आपका? सेंट्रोजोम होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, क्योंकि इसको हटा के वापस मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके, यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। आपके माइंड के अंदर आपको ये रखना है। ओके, एक बार प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लो। सब जगह से दिखा देता हूं। पर्पल कलर का पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। ये जो यहां पे दिख रहा है अभी, दिस इज योर गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस यहां पे हमको दिख रहा है पूरी तरह, साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये आपके गोल्गी एपरेटस का साइड व्यू हमको दिख रहा है। बाद में ये ऊपर की तरफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हमने बहुत अच्छी तरह से, ये देखो, ये पूरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पे आपको बहुत अच्छी तरह से क्या देखने को मिल रहा है? आपका गोल्गी एपरेटस। ये आपका गोल्गी एपरेटस है। तो ये था आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अभी इसके पार्ट्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। आई एम गोइंग टू गो बैक ऑन माय व्हाइट बोर्ड। यस, चलो, तो सी व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये रफली आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, इट इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से कुछ होने वाला है। रफली मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं फिलहाल अभी न्यूक्लियस का। तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये आपके न्यूक्लियस की क्या है? आउटर कवरिंग है। ओके, फिर अंदर के साइड में यू कैन फाइंड वन डार्क कलर बॉडी। एक डार्क कलर की बॉडी दिख जाएगी ऐसी। ओके, क्या क्या नाम है वो बोलेंगे हम, डोंट वरी। ओके, इसको लेबल करेंगे। फिर अंदर आपको एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी देखने को मिलेगा। ओके, एंड फाइनली, ओके, you can find a structure something like this. कुछ इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके,
ये जो अभी मैंने अंदर के साइड में ग्रीन कलर का पार्ट आपको शो किया है, ओके, ये एक पार्ट है। तो आपका जो न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग है, यहां पे जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इस पार्ट को क्या बोलना है आपको? न्यूक्लियर एनवेलप ऐसा बोलना है। बाद में ये जो मैंने बताया आपको कि एक आपको अंदर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस देखने को मिलेगा, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हमको क्या बोलना है? न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा बोलना है। यहां पे जो डार्क बॉडी मैंने शो की है, दिस डार्क बॉडी इज जनरली नोन एज न्यूक्लियोलस। एंड फाइनली अंदर जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है धागे जैसा, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क। तो आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोलस, एंड द फाइनल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द क्रोमैटिन। वन बाय वन जाते हैं। तो जब आप न्यूक्लियर एनवेलप की बात करोगे, इट विल बी द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। ये आपके न्यूक्लियस का क्या है? आउटर कवरिंग है। न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को आपको बोलना है न्यूक्लियर एनवेलप। यहां पे लिखने वाला हूं मैं अभी, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं देख लेते हैं। चलो, न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा, ये आपके न्यूक्लियस की क्या है? आउटर कवरिंग है। एंड दिस न्यूक्लियर एनवेलप कैन बी ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथीका। इस न्यूक्लियर एनवेलप को आप एक और नाम दे सकते हो। क्या नाम है उसका? कैरियोथीका ऐसा भी बोल सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, इफ यू ऑब्जर्व दिस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के कुछ टाइप्स होते हैं, ओके। आपके हायर स्टडीज में आपको ये माइक्रोस्कोप हैंडल करने को भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी अवेलेबल है, ओके। कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे तो हम आपको दिखाएंगे जब ये ऑफलाइन में स्टार्ट होगा, ओके। तो अगर मैं न्यूक्लियस को कौन से माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहा हूं? लाइट माइक्रोस्कोप, दैट न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर्स एज अ सिंगल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना, वो एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, तो न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? 2 मेम्ब्रेन। इट अपीयर्स टू बी अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो मैंने यहां पे शो किया है। देखो, ये जो है, ये है आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है, ये है आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल है। बाहर वाले को क्या बोलना है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को क्या बोलना है आपको? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों का जो थिकनेस होता है, इट इज समथिंग अराउंड 7 to 8 नैनोमीटर। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर, थिकनेस की बात कर रहा हूं, तो दोनों का थिकनेस जो है वो कितना होगा? 7 to 8 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है ये भी बताया था, वापस एक बार बताता हूं। 1 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली और एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 10⁻⁻⁹ मीटर्स। एक नैनोमीटर मतलब कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर है। तो ये थिकनेस की बात हमने कर ली। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या दिख रहा है? एक स्पेस दिख रहा है आपको। दिस स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलना है आपको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस ऐसा बोलना है, विच इज समथिंग अराउंड 10 to 70 नैनोमीटर, बट ऑन एन एवरेज 20 नैनोमीटर। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो 10 to 70 नैनोमीटर्स तक हो सकती है। एवरेज जो है वो कितना होता है? 20 नैनोमीटर्स होता है। वन मोर पॉइंट दैट यू कैन रिमेंबर, दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्युनिकेट्स विथ, आपका जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूं सो दैट ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, चलो क्लियर हो चुका है। तो मैं बात कर रहा हूं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इट कम्युनिकेट्स विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सेवरल पॉइंट्स। सेवरल पॉइंट्स पे वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ।
कौन सा मेम्ब्रेन? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज ऑब्जर्व कर लो, न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद यहां पे आपको गैप्स दिख रहे हैं। ओके, दीज गैप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। सॉरी फॉर दिस। ओके, ये जो गैप आपको यहां पे दिख रहा है, इस गैप को आपको क्या नाम देना है? न्यूक्लियर पोर ऐसा नाम देना है। अभी ये जो गैप है ये पूरी तरह ओपन भी नहीं होता है। एक्चुअली इट इज एनक्लोज्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग। ये देखो, अभी येलो कलर में आपको शो कर रहा हूं, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यहां पे, जो एक्चुअली उस गैप को क्लोज कर रहे हैं। ओके, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर यहां पे हमने शो किया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन्यूलस। इस स्ट्रक्चर को आपको क्या बोलना है? एन्यूलस ऐसा बोलना है। ये जो आपका न्यूक्लियर पोर है और साथ में क्या है आपका एन्यूलस, बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज पोर कॉम्प्लेक्स। दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे हम? पोर कॉम्प्लेक्स ऐसा बोलेंगे। एंड दिस पोर कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ डायफ्राम। डायफ्राम की तरह काम करता है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो अगर न्यूक्लियस से किसी मटेरियल को बाहर भेजना है तो ये कहां से जाएगा? पोर कॉम्प्लेक्स से जाएगा, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता वो। और अगर किसी मटेरियल को बाहर से न्यूक्लियस के अंदर आना है तो ये भी कहां से होगा? आपके पोर कॉम्प्लेक्स से ही होगा। देखो बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से कंसंट्रेशन से सुनना है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ये जो आपका पोर कॉम्प्लेक्स है, यहीं पे यू कैन फाइंड वन स्ट्रक्चर लाइक दिस। एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रल ग्रैन्यूल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको? सेंट्रल ग्रैन्यूल ऐसा बोलना है। इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो अभी भी पता नहीं है। ओके, एंड दूसरी चीज, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का कांस्टेंट फीचर नहीं है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। फाइनल पॉइंट बात करूंगा मैं, आपका जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला, उसको अगर आप अंदर से बहुत क्लोजली देखते हो, डीपली अगर देखते हो, बारीकी से अगर उसको ऑब्जर्व करते हो, इट शोज मेनी हनीकोम लाइक पैटर्न्स। वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे अंदर के साइड में हनीकोम की तरह कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ये जो हनीकोम की तरह दिखने वाला पैटर्न है अंदर के साइड से, इसको बोला जाता है फाइब्रस लैमिना। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या नाम देना है आपको? फाइब्रस लैमिना ऐसा नाम देना है। और इस फाइब्रस लैमिना के अंदर यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एसिड प्रोटीन्स। बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको? एसिड प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये एसिड प्रोटीन का काम क्या है? तो बेसिकली दे मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, डीएनए की डुप्लीकेट कॉपीज बनाने में मदद कर सकते हैं, या फिर ये माइटोसिस की प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सिर्फ अभी पहला पार्ट ही डिस्कस हो गया, एंड दैट पार्ट इज नोन एज अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप को वापस एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल है, आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथीका। कैरियोथीका भी बोल सकते हो। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो एक सिंगल मेम्ब्रेन ही दिखता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा तो आपको न्यूक्लियर एनवेलप में कितने मेम्ब्रेन दिखेंगे? दो, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कम्युनिकेट कर सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है? 7 to 8 नैनोमीटर। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है, एक्चुअली खाली नहीं होती है। ओके, इट इज फील्ड विद वन काइंड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियर सैप। उसको न्यूक्लियर सैप बोल सकते हैं हम, सॉरी उसको पेरी न्यूक्लियर सैप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, न्यूक्लियर सैप जो है वो अंदर की तरफ मिलेगा आपको। तो ये जो एक्चुअली स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलना है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो है अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 नैनोमीटर। ऑन एन एवरेज कितनी होती है? 20 नैनोमीटर। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप्स दिख रहे हैं। उन गैप्स को आपने क्या नाम दिया? न्यूक्लियर पोर।
पोर का मतलब होता है ओपनिंग। ये जो वर्ड है पोर, इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग होता है। उसके बाद यहां पे इसको क्लोज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन्यूलस। ओके, एंड ये आपका एन्यूलस और न्यूक्लियर पोर दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्या बोलना है? पोर कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो पोर कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लियर पोर एंड एन्यूलस टुगेदर। और ये पोर कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम कर रहा है? डायफ्राम की तरह, सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर किसी मटेरियल को न्यूक्लियस से अंदर से बाहर जाना है, बाहर के किसी मटेरियल को अंदर आना है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा पोर कॉम्प्लेक्स से ही होगा, दूसरी किसी जगह से हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, देन बाद में जब आप इस पोर कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा? एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, उसको नाम दिया है सेंट्रल ग्रैन्यूल। लेकिन ये कांस्टेंट फीचर नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, एंड फाइनली जब आप इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अंदर से देखते हो ज्यादा डिटेल में, तो उसके अंदर आपको कुछ हनीकॉम्ब जैसे पैटर्न देखने को मिलते हैं। इन पैटर्न्स को क्या नाम दिया? फाइब्रस लैमिना। और ये फाइब्रस लैमिना के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एसिड प्रोटीन्स होते हैं, जो आपके न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे, डीएनए के डुप्लीकेट कॉपीज बनाने में मदद करेंगे। ओके, या फिर माइटोसिस के प्रोसेस में भी इनका रोल हो सकता है। ओके, तो ये हो गया किसके बारे में? आपके पहले पार्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अभी बात करते हैं, ओके, अभी मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा यहां पे। ये आपका अभी न्यूक्लियर एनवेलप है सबसे बाहर का, और इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर की साइड अगर आप देख रहे हो, ओके, तो हियर यू कैन फाइंड वन कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड एंड एसिडोफिलिक सब्सटेंस। 4 वर्ड यूज किए मैंने। सबसे पहला वर्ड है कलरलेस है। ओके, उसके बाद ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद वो सेमी सॉलिड है, मतलब पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। एंड एसिडोफिलिक है। एसिडोफिलिक का मतलब इट हैज अट्रैक्शन ऑफ एसिड्स। एसिडो इज एसिड, फिलिया इज अट्रैक्शन। फिलिया का मीनिंग हमेशा होता है अट्रैक्शन। ओके, तो ये कंसेप्ट है कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड एंड एसिडोफिलिक सब्सटेंस विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर के साइड में जो सब्सटेंस है ये, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलना है, या फिर इसी को बोल सकते हो कैरियोलिम्फ, या फिर इसी को बोल सकते हो न्यूक्लियर सैप। सारे नाम याद रखने आपको, या तो मैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलूंगा, या तो कैरियोलिम्फ बोलूंगा, या फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूं? न्यूक्लियर सैप, ऐसा भी बोल सकता हूं। और इसके अंदर 2 चीजें सस्पेंडेड फॉर्म में है। सबसे पहली चीज है आपका न्यूक्लियोलस, और दूसरी चीज है आपका क्रोमैटिन नेटवर्क। तो मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सस्पेंडेड का मतलब समझो, मतलब मान लो कि आपके पास पानी है, पानी का ग्लास है, ओके, और उसके अंदर आपने कुछ चीजें डाल दी है और वो पानी के अंदर घूम रही है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वो चीज जो आपने डाली है अंदर, ओके, वो पानी में कौन से फॉर्म में है? सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो उसी तरह इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन सस्पेंडेड है? 2 चीजें, एक न्यूक्लियोलस है और दूसरा क्या है आपका? ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। अभी बात करेंगे कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इट्स केमिकल कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज मिनरल्स। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब है डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है आपका? डीएनए और आरएनए। प्रोटीन्स होते हैं कुछ एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में सिर्फ 3-4 पॉइंट है, उतने याद रखने हमको। वापस ये भी रिवाइज कर देता हूं। ओके, सबसे पहले तो ये क्या है? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड एंड विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? एसिडोफिलिक सब्सटेंस। ओके, देन इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कैरियोलिम्फ, या फिर न्यूक्लियर सैप। इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन सस्पेंडेड फॉर्म में है। एंड फाइनली इसका केमिकल कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। ओके, इसके अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे, और साथ में क्या मिल जाएंगे आपको?
अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई थिंक अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पे मैंने एक डार्क कलर का बॉडी शो किया हुआ है, ये सबको दिख रहा है। दिस डार्क कलर बॉडी, थर्ड पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इस पार्ट को क्या बोलना है आपको? न्यूक्लियोलस ऐसा बोलना है। ओके, तो जब आप इस न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फॉन्टेना। कौन सा साइंटिस्ट है? फॉन्टेना नाम का। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया, अलग अलग चीजें हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियोलस वॉज डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना। वंस अगेन अ डार्क कलर्ड एंड एसिडोफिलिक बॉडी, एक डार्क कलर की एसिडोफिलिक बॉडी है, ओके, जो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको देखने को मिलती है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, वापस इसकी साइज जो है ना वो छोटी बड़ी हो सकती है। अगर आपकी सेल बहुत एक्टिव है तो न्यूक्लियोलस विल हैव लार्ज साइज। सिंपल लॉजिक है, सेल एक्टिव होगी, न्यूक्लियोलस की साइज भी बड़ी होगी। अगर सेल ज्यादा एक्टिव नहीं है तो न्यूक्लियोलस की साइज छोटी होगी। एक और चीज, जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस हो सकता है, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, या फिर ये मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल, कौन सा सेल है, ओके, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोलस जनरली एक ही होता है। जैसे लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स मतलब आपके डब्ल्यूबीसीज, ये डब्ल्यूबीसीज के अंदर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं बोल रहा हूं ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सेल के एक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, नंबर 1, 2 या 4 हो सकते हैं। ओके, फाइनल पॉइंट, इसका काम क्या है? जनरली इसका मेन रोल जो है, इट इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है बनाने का काम कौन करता है? आपका न्यूक्लियोलस। इसको दिमाग में फिट कर लो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहां पे होता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये जो राइबोसोमल आरएनए है, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। कहां पे सिंथेसाइज होगा? न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होगा। और ये हो गया आपका अगला पार्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। कुछ नहीं, डार्क कलर का बॉडी है, एसिडोफिलिक, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना। सेल एक्टिव होगी तो न्यूक्लियोलस की साइज भी बड़ी होगी, सेल इनएक्टिव होगी तो न्यूक्लियोलस की साइज छोटी होगी। नंबर 1, 2 या 4 हो सकते हैं। जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज सेल्स में 2 भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि लिम्फोसाइट्स है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। और फाइनली इसका काम क्या है? तो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन, सिंथेसिस। लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। सबसे अंदर देखो, आपने कुछ इस तरह से एक धागे जैसा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। नाउ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज वेरी पॉपुलरली नोन एज अ क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, क्या बोलना है इसको आपको? क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसा बोलना है। नाउ ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ओके, दिस क्रोमैटिन नेटवर्क जनरली कंटेन्स डीएनए, साथ में इसके होगा आपका आरएनए, एंड देर आर सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के टाइप होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि प्रोटीन का एक टाइप है हिस्टोन प्रोटीन, जो हमेशा डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। तो मैं बोल रहा हूं क्रोमैटिन नेटवर्क किससे बना है? 4 चीजों से बना है इंपॉर्टेंट। एक तो डीएनए होगा, दूसरा आरएनए होगा, देन हिस्टोन एज वेल एज विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ के कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं, उनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलना है। ओके, अभी ये जो आपका क्रोमैटिन नेटवर्क है, इसको अगर मुझे देखना है तो इसको देखने के लिए वी यूज फ्यूल्जिन स्टेन। अभी एक और कंसेप्ट आपको समझना है, स्टेन क्या होता है? स्टेन इज अ आर्टिफिशियल कलर
कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं है। अगर आप सेल को देखना चाहते हो, आपने किसी पार्ट से निकाला और सीधा माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दिया, उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सेल के अंदर 90% वाटर है, और वाटर जो है वो कलरलेस सब्सटेंस है। आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर उससे पहले कभी देखा होगा, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर कुछ ऑब्जर्व किया है तो वो जनरली डार्क ब्लू, डार्क पिंक, ऐसे कुछ कलर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब स्लाइड हम लेंगे, स्लाइड जब बनाएंगे तो उसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर हम डालते हैं सो दैट वो पार्ट हमको क्लियरली दिख सके। तो वो जो आर्टिफिशियल कलर मैं डाल रहा हूं, उस कलर को बोला जाता है स्टेन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं डाई। तो क्रोमैटिन को देखने के लिए कौन सा डाई यूज किया जाता है, कौन सा स्टेन? फ्यूल्जेन नाम का स्टेन इस्तेमाल होता है। और इस स्टेनिंग के हिसाब से क्रोमैटिन 2 टाइप का होता है। एक्चुअली ये जो क्रोमैटिन है ये धागे की तरह है, डीएनए जो है, और ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो जाता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है और आपका डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। तो अगर इतने बड़े डीएनए को छोटी जगह में हमको फिट करना है, उसको कॉइल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ये जो पेन है ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके अराउंड मेरा डीएनए क्या हो रहा है, कॉइल हो रहा है। ओके, तो डीएनए का एक पोर्शन ऐसा होता है विच इज लूजली कॉइल्ड, जिसका कॉइलिंग जो है वो कैसा होता है, लूज, ज्यादा टाइटली कॉइल नहीं हुआ है, एंड लाइटली स्टेन्ड। जब आप इसको स्टेन करोगे तो उसको ज्यादा डार्क कलर भी नहीं आएगा, कलर जो है वो कैसा होगा, एकदम लाइट होगा। ऐसे क्रोमैटिन को आपको बोलना है यू क्रोमैटिन। क्या बोलना है उसको, यू क्रोमैटिन, ऐसा बोलना है। और इस यू क्रोमैटिन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, आपका डीएनए, और डीएनए ज्यादा होने की वजह से दिस यू क्रोमैटिन इज कंसिडर्ड एज जेनेटिकली एक्टिव क्रोमैटिन। ये जेनेटिकली किस तरह का क्रोमैटिन है, एक्टिव क्रोमैटिन होता है। एक और कैटेगरी है आपके क्रोमैटिन की, ओके, जहां पे दैट पोर्शन इज टाइटली कॉइल्ड। उसका जो कॉइलिंग है वो कैसा होगा, एकदम टाइट होगा। और जब आप उसको स्टेन करोगे तो उसको स्टेनिंग जो है वो कैसी होगी, एकदम डार्क, डार्क कलर आएगा उसको। ऐसे क्रोमैटिन के पोर्शन को आपको बोलना है हेट्रोक्रोमैटिन। और इस हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम होती है, आरएनए ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ये जेनेटिकली कैसा है, इनएक्टिव है। तो 2 टाइप का क्रोमैटिन आपको याद रखना है, यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन किसको बोलना है, हेट्रो किसको बोलना है, बहुत सिंपल है, द पार्ट और पोर्शन ऑफ क्रोमैटिन विच इज लूजली कॉइल्ड एंड लाइटली स्टेन्ड। लूज कॉइलिंग है, लाइटली स्टेन्ड है, तो उसको क्या बोलना है, यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन में किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, डीएनए की, तो इसीलिए वो जेनेटिकली एक्टिव है। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो टाइटली कॉइल्ड है और डार्कली स्टेन्ड हो रहा है, ओके, और इसमें डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो ये जेनेटिकली क्या कंसिडर किया जाता है, इनएक्टिव है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया क्रोमैटिन के बारे में। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि क्रोमैटिन कॉइल हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, और सिंपल सा लॉजिक है, जितना कॉइलिंग होगा वो थिक होते जाएगा, एंड ये थिक होने के बाद बन जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फर्क है। क्रोमैटिन जो है ना वो अनकॉइल्ड है, धागे की तरह दिखता है, थिन होता है, लॉन्ग होता है। अनकॉइल, थिन, लॉन्ग, ये पार्ट है क्रोमैटिन। लेकिन जब वो कॉइल होगा, शॉर्ट होगा और थिक हो जाएगा, और वो शॉर्ट और थिक होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। मैंने बोला था आपको न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां पे क्रोमा का मतलब है कलर, माइंड में फिट कर लो, ये चेंज नहीं होगा। क्रोमा का मतलब हमेशा क्या होगा, कलर होगा। सोमा मीन्स बॉडी, सोमा का मतलब हमेशा क्या होगा, बॉडी होगा। सो दीज आर द कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इतना सिंपल है। न्यूक्लियस में जो कलर्ड बॉडीज होते हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्रोमोसोम्स, ऐसा बोलने वाले हैं। हर सेल में ये क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। दिस क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड हॉफमेस्टर। हॉफमेस्टर नाम का साइंटिस्ट है जिसने पहली बार इनको ऑब्जर्व किया।
लेकिन ये जो नाम है क्रोमोसोम, इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट वॉल्डेयर। वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी, दो साइंटिस्ट है। क्रोमोसोम को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? हॉफमिस्टर ने। और नाम किसने दिया? वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने। एंड फाइनली ये क्रोमोसोम्स क्या है हमको पता है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल है, म्यूटेशन के प्रोसेस में इनका रोल हो सकता है। ओके, तो ये है आपका लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। लॉन्ग, थिन और थ्रेड लाइक दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका न्यूक्लियस एक्टिव है बहुत, तो आपको क्रोमैटिन भी इनविजिबल होता है जनरली, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये भी ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम्स आपको कब देखने को मिलेंगे? व्हेन सेल इज अंडरगोइंग डिवीजन। पूछा जा सकता है कि अगर मुझे किसी सेल के क्रोमोसोम देखने हैं तो मैं कब देख सकता हूं? मैं बोल रहा हूं अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो वो लॉन्ग, थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ क्रोमैटिन होगा। ओके, और वो क्रोमैटिन में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। देखना होगा तो फिर फ्यूजन स्टेन डालना पड़ेगा। ओके, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आपको क्रोमोसोम्स देखने हैं तो वो कब दिखेंगे आपको? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड होगा तभी ये देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है, और यहां पे ये जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट होता है, खत्म होता है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने कुछ पिछले दिनों से 1-2 दिन से ज्वाइंट हुए, 3-4 दिन से ज्वाइंट हुए, उनके लिए मेरा सजेशन है, यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, यू कैन सी दोज लेक्चर्स। आप वो सारे लेक्चर देख सकते हो, जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है वो लेक्चर्स देखो। समझ में नहीं आता है तो कॉल करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला पार्ट क्या है? ओके, नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स को कंप्लीट कर लो। नोट्स मैंने भेज दिए हैं, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं उनको भी मैंने नोट्स फॉरवर्ड किए हैं। और आज के बाद अगला जो आपका लेक्चर होगा, कल का जो लेक्चर होगा, ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। कल का जो मेरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर ओके मैं बोल रहा हूं टॉपिक्स आपको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेने हैं, नोट्स एक बार पढ़ लेने हैं, जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं। ओके, अगर पॉसिबल है तो लेक्चर देखो, नहीं पॉसिबल है तो नोट्स को पढ़ो। कल मैं इसके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाला हूं। ओके, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आप लोगों को आंसर करना है चैट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोगों को क्या समझ में आया है, कितना समझ में आया है। तो कल के लेक्चर में हमको क्या प्लानिंग करनी है वो सब लोगों को समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी बताओ। यस, फटाफट रिप्लाई करो, टाइम नहीं है। अगले लेक्चर का जो प्लानिंग है वो समझ में आ गया है सब लोगों को? आज पूरे दिन भर में आपको ये चैप्टर जो है ना वो पूरी तरह रिवाइज कर लेना है। कल इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एंट्रांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करेंगे। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। वेरी गुड, चलो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है। तो वापस एक बार बोल रहा हूं, नोट्स को कंप्लीट करो, चैप्टर को रिवाइज करो। आज के लेक्चर के लिए यहां पे हम रुकेंगे, अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।